हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज अपनी जो क्लास है वो चल रही है, वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक्स फिजिक्स में अपने के पास ये टॉपिक्स हैं। तो आपकी पिछली 2 क्लास हो चुकी है, 3 क्लास हो चुकी है। यदि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता देना। इसके बाद में अगला वाला टॉपिक है गैलीलियो रेशो, कि जो गैलीलियो ने जो रेशो दिया था, रेशो किस पे दिया था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन टू इक्वल इन टाइम इंटरवल। कि अभी जो मैंने आपको बताया था कि कोई भी पार्टिकल्स है, यदि वो ट्रेवल कर रहा है, यदि ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ पे 1 सेकंड में उसने कितनी 1 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस तय की, सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की, थर्ड वे सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की। तो इन पार्टिकल्स के द्वारा nवें सेकंड्स में जो दूरी तय करेगा उनका उन्होंने रेशियो दिया था। तो इस पे यदि आपको डायरेक्ट पूछे कि गैलीलियो रेशियो क्या होता है, तो गैलीलियो रेशियो का जो रेशियो होता है 1/3/5/7। इस रेशियो पे भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और वो क्वेश्चन आपको नीट, जेई एडवांस वगैरह में आपको पूछ सकता है। ये कैसे निकाला, तो मैंने आपको nवें सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल का जो फॉर्मूला बताया था उसकी सहायता से ये निकाल सकते हैं। अब जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड में, तो इसका रेशियो होगा 1/3/5/7। ये रेशियो अपने को डायरेक्ट पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इनको कर पाओगे, या इनके बाद इन पे यदि आपको क्वेश्चन पूछा, इस क्वेश्चन घुमा दे कि थर्ड वे सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस तय की, जैसे 12 मीटर तय की, तो 7वें सेकंड में, तो 4वें सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस तय करेगा। तो अपने को पता है कि गैलीलियो रेशियो अपने पास दे रखा है, तो 5 थर्ड वे सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस तय की, 12 मीटर। और इसमें जो रेशियो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 5। तो 1 सेकंड में कितना निकालेंगे, तो इसका 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। अपने को निकालना किसमें है, 4वें सेकंड में। 4वें सेकंड का रेशियो कितना है, 7। तो ये आ जाएगा 4वें सेकंड में तय की गई दूरी। तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 12×7 = 84/5 मीटर। तो इसने 4वें सेकंड में कितनी डिस्टेंस तय की, तो ये इसने डिस्टेंस तय की। इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता सकते हो। अगले चलते हैं, अगला वाला टॉपिक है स्लोप। जो अगला टॉपिक है वो है स्लोप। तो आप सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन आता होगा कि सर स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है। स्लोप होता है ढलाव, ढाल, झुकाव। किसी भी पार्टिकल्स का जो झुकाव होगा वो उसको रिप्रेजेंट करेगा, किसको, स्लोप को। यदि अपन स्लोप को समझना चाहे तो ग्राफिक्स तरीके से अपन यहाँ पे समझेंगे कि स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको नहीं करता है। जैसे यहाँ पे जो ये स्लोप है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसके रेस्पेक्ट में है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे जो ये स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को। और वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है कि एक ही स्पीड से बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक है। अब जैसे वेलोसिटी और टाइम की रिप्रेजेंट में आपको एक ग्राफिक्स दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी और टाइम का जो रेशो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक को एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे यदि आप एक्सेलरेशन देखोगे तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यदि वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है मतलब पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। और वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे। इसी प्रकार यदि, हाँ, आप इन चीजों को कैसे ध्यान में रख सकते हो कि
अपन इनको कैसे निकाले। स्लोप क्या होता है, स्लोप एक एंगल होता है, तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू या फिर y अपॉन x, ये इसका स्लोप का जो फॉर्मूला होता है ये होता है। अब इसमें आपको फाइंड करने का सबसे आसान तरीका है, आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ पे जो एंगल बनेगा कितना है, थीटा। यदि ये एंगल 90 से कम है, यदि यहाँ पे जो बनने वाला, आप किसी भी ग्राफ में आप ऐसा देख लो, यदि यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है यदि 90 से कम है, तो जो स्लोप आएगा, स्लोप में या वेलोसिटी का भी हो सकता है, एक्सेलरेशन का भी होता है, वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव होगा। यदि स्लोप पर बनने वाला एंगल 90 से ज्यादा है तो वो हमेशा उसका जो स्लोप है वो कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसमें जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 90 से कम है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है क्या आएगा, पॉजिटिव। वो एक्सेलरेशन क्यों, क्योंकि जो ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेलोसिटी और टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। ये भी वेलोसिटी और टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो स्लोप आएगा, तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे जो एंगल बना वो कितना है, 90 से कम है, तो यहाँ पे जो आएगा एक्सेलरेशन वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पे जो एंगल देखोगे आप, ये रहा, तो ये कितना है, 90 से ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा। एक्सेलरेशन माइनस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी माइनस हो सकती है, नेगेटिव होती है, पॉजिटिव भी होती है, जीरो भी होती है। क्या कभी स्पीड नेगेटिव हो सकती है, मैं आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि क्या कभी स्पीड नेगेटिव हो सकती है, बताइए क्या हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसके बाद में यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आप एक लाइन ड्रॉ करो और उसमें एंगल फाइंड करो। यदि वो एंगल 90 से कम है तो वो जो उसका जो स्लोप आएगा, जो भी किसी को भी रिप्रेजेंट कर रहा हो, चाहे एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, चाहे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, किसी को भी कर रहा हो, तो वो जो उसमें आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। यदि 90 से ज्यादा आ रहा है एंगल, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव को। अब इसके बाद में अपने पास है एरिया, ग्राफिकल एरिया, कि वेलोसिटी और टाइम में जो अपने पास जो एरिया बनेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो एरिया फाइंड होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। ये जो यहाँ पे एरिया आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एस को, क्योंकि एस बराबर वी इंटू टी होता है और वी बराबर एस अपॉन टी होता है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन। तो यहाँ पे जो ये एरिया बनेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एस बराबर वी इंटू टी को, डिस्प्लेसमेंट को। यदि एक्सेलरेशन और टाइम में यदि अपने पास एरिया बन रहा हो तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद में फॉर द फॉलोइंग एक्सेलरेशन, एक क्वेश्चन है अपने पास, फॉर द फॉलोइंग एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, कि जो अपने पास जो ग्राफ दे रखी है वो एक्सेलरेशन और टाइम में दे रखी है, कोरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और अपने को फाइंड करनी है कि ये ग्राफ नीचे दी गई ग्राफ में को किसको फाइंड कर रही है। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। तो ये जो ग्राफ, इसमें जो ग्राफ बनेगी वो किस किस में बनेगी, वेलोसिटी और टाइम में बनेगी। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगा, जब वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग हमेशा इंक्रीज करती है। तो ये हमेशा बढ़ रही है, पहले बढ़ती 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 बढ़ रही है। यदि समान समय में समान वेलोसिटी बढ़ती है तो उसको रिप्रेजेंट कर रही है, पहले बढ़ रही है फिर घट रही है। ये तो ऐसा हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो रिप्रेजेंट किसको करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। तो इसमें ये जो ग्राफ बनेगा वो ये होगा। ये क्यों होगा हमेशा, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगा, जब वेलोसिटी समान समय में समान स्पीड से चलेगी या समान वेलोसिटी तय करेगी, तो इसमें एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होगा। तो ये ग्राफ इसको रिप्रेजेंट करती है। अब अपने पास आते हैं ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, कि ग्राफिकल से अपन जो अपने पास जो तीन इक्वेशन आई थी, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as,
तो उनको ग्राफिकल की सहायता से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए हम ग्राफ की सहायता से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आपने पढ़ा था कि y बराबर m बराबर y अपॉन x, जो अपने पास स्लोप होता है उसकी वैल्यू होती है, या आप ये इसके इक्वल भी होता है, tan थीटा के इक्वल भी होता है। तो आपको वेलोसिटी और टाइम के वर्सेज में आपको ग्राफ है, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, u है, ये समान वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v से। यहाँ पे इसका जो टाइम है वो कितना है, 0, और यहाँ पे कितना है, t है। तो आपको पता है कि इसको देख के आप बताओ कि m, यहाँ पे इसका जो स्लोप है किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम में जो भी ग्राफिकल्स में जो स्लोप बनेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को। तो अपन स्लोप की सहायता से देखते हैं, y अपॉन एक्स हो गया, यहाँ पे y क्या है, y v और u, तो y कितना हो जाएगा, v माइनस u, x क्या है, x है t टेम्परेचर, तो किस में हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो t माइनस 0, m बराबर v माइनस u अपॉन t। m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो v माइनस u इक्वल टू 80, v बराबर u प्लस 80। ये ग्राफिक्स की सहायता से अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमने फाइंड कर ली। यदि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे को बता सकते हो। ये y है, y के जो कोऑर्डिनेट है वो आएंगे इसमें, और इसमें जो x के कोऑर्डिनेट है वो आएंगे। tan थीटा, यदि अपने पास कोई भी स्लोप का, यदि आपके पास कोई भी एंगल दे रखा है तो किसी भी ग्राफिक्स में, तो आप उसका एंगल भी फाइंड, यदि एंगल दे रखा है तो उसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ आप मेरे को। इसके बाद में अपने पास आ गया सेकंड, वही ग्राफ का यूज करना है, वही टाइम पीरियड, वही इनिशियल वेलोसिटी, वही वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो भी है। तो सेकंड जो इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, बताओ। सेकेंड इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट में निकलता है, तो इसका एरिया अपने को, ये एंगल ट्रायंगल और ये आयत, इन दोनों का अपन ऐड कर देंगे, तो जो अपने पास इसका पूरा डिस्प्लेसमेंट है वो, इसका जो एरिया है वो किसको वेलोसिटी और टाइम में जो एरिया बनेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। यदि एक्सेलरेशन और टाइम में जो ग्राफ बनेगा और उसमें जो एरिया फाइंड करना पड़ सकता है, तो वो एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को। ठीक है, तो यहाँ पे s के इक्वल क्या हो जाएगा, एक तो अपने पास आयत है और ये ट्राइंगल है, तो इसमें यदि ये t है तो ये भी t हो जाएगा। ठीक है, तो आयत में क्या होता है, ये u इंटू टी, लंबाई, लेंथ इंटू चौड़ाई, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, u, और इसकी चौड़ाई t, तो u प्लस t। और दूसरा है अपने पास ट्राइंगल का, ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, इसका बेस कितना है, t, और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बताओ बताओ बताओ। बताओ किसको रिप्रेजेंट करेगा इसमें। ये आ गया आपके पास ट्राइंगल है, ये आपके पास आयत है, तो ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे, बताओ। आपने आयत का तो जो एरिया है वो फाइंड कर लिया, अब ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे अपन। तो ये तो किसका है, आयत का, आयत का क्या है, एरिया है। अब अपन ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, तो ट्राइंगल का जो सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है यहाँ पे, आधार कितना है बताइए, ये आधार है ना, इस ट्राइंगल का ये आधार है, तो ये किसको
कि इसके आधार के इक्वल क्या आएगा यहाँ पे, तो इसमें आधार तो हो जाएगा ये t, ये हो जाएगा v माइनस यू, ठीक है। तो v माइनस यू टी, v बराबर क्या है यहाँ पे भाई, अपने पास आधार तो ये है t आ गया यहाँ पे, ऊंचाई अपने के पास ये है ट्राइंगल की, तो ये ऊंचाई किसने की फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो यही तो बचेगा इसका अपने पास जो उसकी ऊंचाई होगी वो। अब v की वैल्यू अपने को पता है वी यू प्लस ए टी, हाफ इंटू टी इंटू यहाँ पे रख दो u प्लस ए टी माइनस यू, यू से यू कट गया, हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन मोशन की जो सेकंड इक्वेशन है वो आपको ग्राफ की सहायता से कैसे फाइंड की है, तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ग्राफ का जो v अपॉन टी जो ग्राफिकल वर्सेज होती है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किस जो यहाँ पे जो एरिया बनेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। और यहाँ पे s बराबर किसका एरिया जाएगा, ट्राइंगल का और आयत का, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने पास जो भी आएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और यही क्या होता है, जो अपने पास जो सेकंड इक्वेशन होती है मोशन में वो अपने पास फाइंड हो गई, किसकी सहायता से, ग्राफ की सहायता से। अपने पास थर्ड है, तो थर्ड में वही ग्राफ जो वेलोसिटी अपॉन टाइम में जो ग्राफ बनाते हैं उनमें अपने को जो ये एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एस को, डिस्प्लेसमेंट को। तो एस इक्वल टू, अब अपने को जो थर्ड इक्वेशन में है अपने को इसको पूरे को एक साथ लेना है, जो भी एरिया बना, और ये एरिया किसको ये एरिया की में जो डायग्राम बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक चतुर्थांश बन रहा है, और ये चतुर्थांश कौन सा होता है, समांतर चतुर्भुज। तो इसका जो एरिया का जो सूत्र होता है 1/2 इंटू पैरेलल भुजाओं का योग, v प्लस यू इंटू एच क्या है यहाँ पे, टाइम, हाइट क्या है यहाँ पे, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टी को। तो इक्वल टू हाफ इंटू वी प्लस यू, टी का वैल्यू अपन v बराबर यू प्लस ए टी से अपन निकाल सकते हैं, तो t बराबर आ जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, तो यहाँ पे v माइनस यू अपॉन ए का ये हो जाएगा। अब इनको अपन मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 1 इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, तो इसका आंसर आ जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये अपन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफ की सहायता से हमने फाइंड कर लिया। इनमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे को बता सकते हो। अब अपन लास्ट चलते हैं इसमें कि अपने पास जो भी ग्राफ होती है वो या तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम किसके भी रिप्रेजेंट में हो सकती है। तो जो अपने पास जो गिवन जो ग्राफ्स है वो पॉसिबल है या नहीं है, तो पहले जो ग्राफ है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में है, तो यहाँ पे एक क्या ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक समय में दो डिस्प्लेसमेंट नहीं आ सकते, किसी भी पार्टिकल्स एक समय के अंदर दो बार नहीं चल सकता, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देख लो, इसमें भी यदि एक टाइम पीरियड में यदि कोई पार्टिकल्स दो बार उसकी वेलोसिटी दो बार नहीं हो सकती, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद में थर्ड है डिस्टेंस और टाइम में, तो डिस्टेंस में ये किस में गया, माइनस में गया, और हमेशा आपको पता है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये ग्राफ भी इम्पॉसिबल हो गया। स्पीड और टाइम में, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, क्यों होती है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, क्योंकि स्पीड किस पे डिपेंड करती, किस पे ऊपर डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो ये पहले इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है, तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे को बता सकते हो। इसमें किसी भी प्रकार की कोई डाउट आ रहा हो तो आपको, या कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका हल नहीं हो रहा हो तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना है। यदि
आपको मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से पढ़ाने में यदि आपको कुछ भी समझ में आया हो, थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो, तो आप हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद।